नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वर्षा अडालजा जी का उपन्यास मेरा भी एक घर होगा, चतुर्थ अध्याय। उस रात की घटना के पश्चात उसके साथ उसके तथा सुरेखा के बीच उस विषय में कभी कोई कहासुनी नहीं हुई। ऊपर से उन दोनों का बर्ताव पुनः स्वाभाविक हो उठा, किंतु भीतर खड़ी हो गई दीवारें अब भी वहीं की वहीं थी। कभी कभी उसे लगता यह दंभ किस लिए, किसके लिए? सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह कहीं भाग जाए जहां ये स्मृतियां ना हो, और इस हारी हुई जिंदगी का लबादा फेंक कर एक नए सिरे से सहेजे। किंतु पुनः अनुपम का हंसता हुआ चेहरा उसके जहन में उभर आता, बाबूजी की गमगीन आंखों में तैर जाती और उसके विचार धाराशायी हो जाते। लीना ने स्वयं हरिदास के समक्ष सुरेखा तथा अनुपम के प्रणय की चर्चा छेड़ी। बाबूजी ने सम्मति दे दी। अनुपम तथा सुरेखा के बार बार मना करने के बावजूद उसने सुरेखा के लिए तमाम सुंदर सुंदर साड़ियां खरीदी। माँ के जो थोड़े बहुत आभूषण थे उन्हें तुड़वाकर नए डिजाइन के बनवा उसने सुरेखा को पहना दिए। और एक दिन सुरेखा तथा अनुपम का ब्याह अत्यंत सादगी से संपन्न हो गया। विदाई के वक्त बाबूजी ने सुरेखा के माथे पर आशीर्वाद का हाथ रखा और झटपट अपने कमरे में चले गए। सुरेखा ने लीना के पैर छुए, फिर गले मिलकर खूब रोई। सुरेखा के का आंसुओं से भीगा चेहरा मलिन हो उठा। लीना की आंखों में जैसे गंगा जमुना फूट पड़ी। एक ना टूटन वाली अजीब खामोशी ने उसके अंतर्मन को डस लिया था, और यह अध्याय उसकी जिंदगी से अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा था। सुरेखा अब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो रही थी। शायद यही तो उसकी इच्छा थी, लेकिन आज इस नन्ही सी गुड़िया जैसी सुरेखा ने उसे हिला दिया था। उसे लग रहा था जिसकी वजह से वह अपने आप को बड़ा महसूस करती रही, जिम्मेदारी की भावना से आक्रांत रही, वही सुरेखा। उसने सुरेखा को अपनी छाती से चिपका लिया और फफा कर रो पड़ी। धीरे धीरे सारी चहल पहल समाप्त हो गई। मेहमान भी चले गए। मंडप की फूल मालाएं मुरझाने लगी। खाली हवन कुंड और इधर उधर बिखरी चीजें। लीना में जैसी सारी हिम्मत चुक गई थी। वह पोर्च की सीढ़ियों पर कोहनियों के सहारे चेहरा टिकाए ना जाने क्या सोचती बैठी रही, और एक स्नेहिल स्वर ने उसे चौंका दिया। लीना, उसने घूम कर देखा। रमीला खड़ी थी। तू अभी तक गई नहीं? सॉरी, मैं अंदर बाबूजी के पास बैठी थी। और वह धीरे से उसके करीब बैठ गई। थोड़ी देर बाद दोनों में से कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोला। फिर रमीला ने मौन तोड़ा। लीना, आज मैं यहाँ रुक जाती हूँ। ड्राइवर से घर पर कहलवा देती हूँ कि मेरी प्रतीक्षा ना करे। लीना ने धीरे से सिर उठाया। प्लीज रमीला, तू घर जा। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी हिम्मत आ गई झेलते झेलते। और फिर कोई कब तक किसी के आंसू पहुंचेगा? अपना रोना तो खुद ही। तेरी फिलॉसफी से मैं अपरिचित नहीं हूँ। रहने दे अपना लेक्चर। और अगर मैं रुक भी गई तो तुझे क्या परेशानी होगी? रमीला ने हंसने का प्रयत्न करा। बहुत परेशानी होगी। तू ऐशो आराम में रहने वाली लड़की, तुझे मेरे घर नींद आएगी कैसे? और फिर तू जो सोच कर रहने के लिए कह रही है ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लीना, रमीला, तू क्यों दुखी होती है? तू तो जानती है कि मैं विष कन्या हूँ। बूंद बूंद करके ईश्वर ने मेरे भीतर जहर भरा है। अब कोई भी विष मुझे असर नहीं करेगा। लीना, मैंने एक बार तुझे कहा था ना, तू कितनी महान है। मुझे तुझ पर गर्व होता है, और आज भी। तेरा धीरज, तेरी हिम्मत। अच्छा बस ज्यादा बखान मत कर। मैंने तुझसे कहा था ना, मैं भी फाइटर हूँ। हंसकर लीना उठ खड़ी हुई। फिर तुरंत गंभीर होकर बोली, थैंक यू रमीला, तू घर जा, नहीं तो मम्मी पापा तेरी चिंता करेंगे। रमीला चली गई, परंतु उसका मन उसी तरह अशांत था, जैसे उबलते हुए तेल में पानी के कुछ छोटे छींटे पड़ जाने से तेल में खलबलाहट पैदा हो जाती है। उसे लगा वह चिल्ला चिल्ला कर रमीला से कह दे, घड़ी भर के लिए उसका शरीर ले ले, उसका सिसकता हुआ मन जी ले, फिर कहे कि उसकी जिंदगी कितनी महान है, कौन सुखी है, कौन सफल है। व्हील चेयर के पहियों की आवाज से उसने चौंक कर सिर उठाया तो देखा बाबूजी थे। उसने तुरंत अपने पर काबू कर लिया। हंसकर बोली, सब ठीक ठाक से निपट गया है ना बाबूजी? सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। सुरेखा खूब खुश है, और वैसे दोनों ही खुश थे। मैं थक गई थी इसलिए जरा यहाँ आकर बैठ गई। चलिए अब हम लोग भी सो जाएं। मेरी छुट्टियां भी काफ़ी बाकी हैं। कल सुबह उठकर सब घर उठाई करूँगी, तभी हिसाब किताब बताऊँगी। लीना, हरिदास का गंभीर स्वर सुनकर लीना अचकचा उठी। उसे लगा जिन शब्दों के बुलावे में वह सब ढका दबा दबा रखना चाह रही है
उन्हें बाबूजी के स्वर ने नंगा कर दिया। क्या है बाबूजी? वह अपने गले का हार उतारने का उपक्रम करने लगी। वह समझ गई बाबूजी की दृष्टि उसमें खोज रही है, कुछ अनकहा सा लेना चाह रही है। लीना, तू अनुपम को चाहती थी ना? सुनकर लीना कांप उठी। यह दृष्टि इतनी तीव्र होगी कि वह इस हद तक उसकी मनोदशा पढ़ लेगी, इसका उसे भान नहीं था। भर आई आंखों को उसने बाबूजी के समक्ष उठाया। बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? बेटी, मैं तुझे जिंदगी में कुछ ना दे सका, अब ऐसा कुछ भी बचा नहीं। मैं सब देख रहा था, समझ रहा था। तूने किस तरह हृदय पर पत्थर रखकर आज यह शुभ कार्य निपटाया, किस तरह वेदी के होम में तूने स्वयं को तिल तिल करके सुहाग कर दिया। बेटा, मेरी इन बूढ़ी आंखों ने सब कुछ देखा है। देखता रहा कि तू हंस हंस कर काम कर रही थी, सबका स्वागत सत्कार कर रही थी, और मैं बदनसीब बाप हूँ जो तेरी खुशियाँ अपनी आंखों के सामने लुटता देखता रहा, वह भी दूसरी बेटी के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं हूँ लीना, पर क्या कहूँ, किससे कहूँ? तुझे छोड़कर यह वेदना भी किससे व्यक्त कर सकता हूँ? आप? हाँ लीना, लक्ष्मी और मैं हमेशा सुरेखा के ही सुख दुख के विषय में सोचते रहे, हमेशा उसकी ही बातें मानते रहे। आज जब सारी घटनाएं शुरू से याद करता हूँ तो हृदय टूट हो जाता है, गर्दन शर्म से झुक जाती है। एक बहन के सुख की खातिर दूसरी बहन को चीजें दे देना ठीक है, किंतु उसके अरमान भी हमने छीन लिए। यह मेरी भयंकर भूल थी और मैं इस भूल के लिए कभी अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगा। सुरेखा की बीमारी जब तक बीमारी थी तब तक तो सब क्षम्य था, किंतु यही बीमारी जब उसकी आदत बन गई, तब उसका पोषण ना किया होता तो उस आघात से ही वह अपनी बीमारी भूल जाती। उसकी बीमारी की कीमत एक जिंदगी तो नहीं थी। लीना का हृदय भर आया, किंतु अब इन बातों से क्या फायदा? बाबूजी अगर यह सब ना कहते तो ज्यादा अच्छा लगता, अपने मन में ही छिपा कर रखते, किंतु अब तो बात खुल गई है। अब दोनों को ही यह घटना रह रहकर झंझोड़ती रहेगी। और बेटा देख मेरी कायरता, अब जब तू सब कुछ लुटाकर थकी हारी बैठी है तब मैं पछता रहा हूँ, लेकिन इस पछतावे का सुपरिणाम क्या होगा? कुछ नहीं, शून्य। लीना से अब बिल्कुल नहीं सुना जा रहा था। वे एकाएक उठ खड़ी हुई। चलिए बाबूजी, अब छोड़िए ये सब बातें, यह क्रूर सत्य है, वरन करने के सिवा मुझे छुटकारा भी तो नहीं है। शायद विधि ने मेरा भाग्य ही ऐसा लिखा है। कड़वी हंसी हंसकर लीना बोली। हरिदास सतप्त हो गई। विधि का नहीं बेटा, यह मेरी भूल की कीमत है जो तुझे चुकानी पड़ रही है। विधि का विधान तो शायद मेरे लिए जीवन भर अपंगता का बोझ अपनी बच्ची के कंधों पर ढोता रहूं, उसकी कमाई की रोटियां तोड़ता रहूं। सच कहता हूँ बेटी, एक तो उसने उठा लिया, छुटकारा दे दिया, किंतु मुझसे जो अपराध तेरे लिए हो गया है, एक का प्राण हर दूसरे का जीवन दान करने का अधिकार तो स्वयं ईश्वर को भी नहीं है। लीना स्तब्ध हो उठी। आज हरिदास कोई और व्यक्ति हो ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे उन्हें उसने प्रथम बार देखा हो। इस तरह से वह अचरज भरी दृष्टि से उन्हें देखती रही। ओह, इतने वर्षों से बाबूजी ने यह धधकती हुई बेचैनी कहाँ छिपा के रखी थी? लीना ने धीरे से हरिदास के कंधे पर हाथ रख दिया। सुनिए बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोल सकूंगी आपसे। मैं अनुपम को हृदय से चाहती थी, किंतु अब नहीं। अब तो ये बातें अर्थहीन है। मैं यह सब भूल जाना चाहती हूँ और मेरी इच्छा है इस प्रसंग को आप भी भुला दीजिए, इसी में हम सबका भला है। मेरी एक बात मानेगी तू लीना? क्या बाबूजी? तू ब्याह कर ले किसी अच्छे लड़के के साथ, अनुपम तथा सुरेखा को भूल जा। आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? चलिए बहुत देर हो गई। नहीं लीना, तू मेरी एक बात मान ले और शादी कर ले और फिर यहाँ से चली जा इस मनहूस घर की परछाई से दूर। अब आप अभी अत्यंत बेचैन है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। नहीं लीना, जब तक तू अच्छा सुनिए, मुझे जब किसी से ब्याह करना होगा तो आपसे कह दूंगी। अब चलिए, चलकर सो जाएं, कल बहुत सारे काम करने हैं। उस दिन तो लीना ने बातों को यूं ही टाल दिया, किंतु उसका पूरा प्रयत्न होता कि किसी भी तरह, किसी भी रूप में पिछली बातें अब नहीं उखड़नी चाहिए। थक कर शाम को जब रीना घर लौटती तो सन्नाटे में डूबा बंगला उसे खाने को दौड़ता। हरिदास भी पूरे दिन अकेले बैठे बैठे ऊब जाते। अक्सर वे पोर्च में ही कोई किताब पढ़ते हुए लीना की प्रतीक्षा करते। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीना भी उनके समीप ही आकर बैठ जाती। केसर क्यारियों में पानी डालती रहती। बीच बीच में वह कभी सब्जी के बढ़ते भाव के विषय में चर्चा करती, या पड़ोसी के कुत्ते के बारे में, या मोगरे में आज कितनी नई कलियां आई हैं।
हरिदास शांत भाव से पेपर पढ़ते रहते और पढ़ने के बाद उसे तय कर तिपाई पर रख देते। घर की एक रास्ता से त्रस्त लीना को ऑफिस की गहमागहमी भी भाती नहीं थी। टाइपराइटर की टक टक, पंखे की फरफराहट, लोगों का हंसी मजाक, लीना इस सब के बीच भी अपने को अकेला पाती। कभी कभी तो वह किसी की छोटी सी बात पर बेमतलब हंस देती या शून्य मन के से सामने वाले की इस बात इस तरह से सुनती जैसे बहुत रसपूर्वक सुन रही हो। हालांकि उस समय अगर उससे कोई उस विषय में पूछ बैठे तो यह बता भी नहीं पाएगी वो क्या बोल रहा है। उसे लगता है वह एक कुशल अभिनेत्री बन गई है, चेहरे पर जैसा चाहे मुखौटा चढ़ा सकती है। दोपहर लंच के समय रमीला अक्सर मजे मजे से उसे टोकती, तू आजकल खूब पसंद दिखती है लीना, जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं साहब। पर मेरी बात छोड़, तू गई सो बीत गई, तेरी उम्र भी तो अच्छी खासी है, तू शादी क्यों नहीं करती? किससे करूं? रमीला हंस पड़ी। अपने मन को तो कोई देखता ही नहीं। दोनों हंस पड़े। रमीला ने कैंटीन का बिल चुकाया। दोनों कैंटीन से बाहर निकली। कॉर्नर पर जाकर रमीला एकाएक खड़ी हो गई। रमीला की आंखों में कुछ ऐसा था कि लीना एकदम गंभीर हो गई। रमीला ने धीमे से कहा, लीना तू शादी क्यों नहीं कर रही? प्लीज रमीला, तू बाबूजी की तरह मुझे उपदेश तो मत दे। अब मैं काफी संभल गई हूँ। तू क्या समझती है कि मैं जिंदगी भर यूं ही रोती रहूंगी? किंतु क्या जिंदगी में खुशियां पाने के लिए शादी करना जरूरी है? उसके बाद भी तो अतीत हंसने ना देगा हमें। अब जिंदगी ने मैं अपने मन मुताबिक जीना चाहती हूँ, उसी में मुझे सुख मिलेगा। किंतु लीना तू अकेली देख, अगर शादी मुझे करनी होगी तो तेरे आसपास जो आधे दर्जन मजनू चक्कर काटते हैं ना, उनमें से एक को मेरी ओर खिसका देना। रमीला समझ गई। लीना अपनी कमजोरी, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करना चाहती। उल्टा वह हंसकर यह बताना चाहती है कि वह सब कुछ भूल चुकी है। लेकिन यह हंसी मजाक सब कितने दिन, कितने भीगे में है, कितने भुलावे में है, और वह दूसरों को देती रहती है। अनुपम तथा सुरेखा शाम को मिलने आ जाते। इतने वर्षों में अकेले रहते आए अनुपम के लिए कुटुंब के नाम पर बस यही परिवार था। केसर अच्छा अच्छा खाना बनाती। सब लोग रात में एक साथ बैठकर खाना खाते, फिर पोर्च में बैठकर देर तक गप्पे मारते। हमेशा की तरह बातचीत में मैदान अनुपम का होता था। कभी राजनीति की बातें करते करते बीच में गृह सज्जा के गुण बताने लगता, फिर बीच में ही किसी बात से बात निकालकर वह मनोविज्ञान पर अच्छा खासा लेक्चर दे देता। और इस सब के बीच बाद अचानक वह गंभीर हो लीना से पूछता, आजकल सब्जी का क्या भाव चल रहा है? सुनकर सब हंस पड़ते और लीना अपने आप को हल्का महसूस करती। किंतु कभी उसे लगता हरिदास उसे अपलक नजरों से देखते रहते हैं और उन नजरों के नीचे है एक बेचैन छटपटाहट है जिसे वो तड़प उठती है। पर ऐसे असावधान क्षण यदा कदा ही आते थे और लीना को उद्वेलित कर चले जाते। छुट्टी की एक दोपहर को लीना धुले हुए बाल पीठ पर खोले अपनी अलमारी सहज रही थी। स्त्री वाली साड़ियां एक एक करके हैंगर में टांग रही थी कि तभी सुरेखा उसके पास आई। आजकल उसे अकेला आया देख लीना को आश्चर्य हुआ। अक्सर वे दोनों साथ साथ ही आते हैं। क्यों, ये अकेली ही आई है क्या? हाँ दीदी, आज उन्होंने देर तक सोने का कार्यक्रम बनाया, मुझे उबन हो रही थी, सोचा अकेली ही चली जाती हूँ। सुरेखा इधर उधर की सामान्य बातें करती रही और उसके हाथ कपड़ों को रखते रखाते रहे। वह अपने नए पड़ोसियों की बातें, अनुपम के मित्रों की बातें, घर में वे कुछ नया लाने का इरादा कर रहे हैं, वह सब बताती रही और वह मजे ले लेकर सुनती रही। लीना को यह सब काफी दिलचस्प लग रहा था। एकाएक सुरेखा कुछ कहते कहते अचकचा गई। दीदी, आपसे मैं कुछ और एक बात कहना चाहती थी। लीना हंस पड़ी उसकी अचकचाहट देखकर। मैं समझ गई हूँ, बोल क्या बात है? दूल्हे मियाँ के साथ कुछ रूठी रूठी हो गई है या खाना पीना भाता नहीं? ओ दीदी, आप मुझे मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तीसरा महीना चालू है। लीना को लगा उसका दिल उछलकर बाहर गिर पड़ेगा। क्या क्या सचमुच सुरेखा मां बनने वाली है? सुरेखा क्या सचमुच? सुरेखा हंस पड़ी। आप भी कमाल की है दीदी, झूठ किस लिए बोलूंगी? नहीं नहीं, यह बात नहीं, किंतु तुझे ठीक से पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा? आवेश में सुरेखा का हाथ उसने अपने दोनों हथेलियों के बीच बुरी तरह दबा दिया। ओ माँ, दीदी जरा धीरे से, अभी अभी सीधी डॉक्टर के पास से तो चली आ रही हूँ। डॉक्टर ने ही मुझे बताया है कि 3 महीने। लीना खुशी से विभोर हो उठी। इतनी बड़ी खुशी वह झेल सकेगी क्या? सचमुच उसका यह सूना घर
किसी की निर्दोष किलकारियों से गूंज उठेगा? इतने वर्षों की मनुष्यत किसी की ठुनक भरे रुदन से महक उठेगी? लीना का बचपन जैसे लौट आया। वह खुशी से तालियां पीटती हुई उछल पड़ी। सुरेखा जरा सोचती, इस घर में, कंपाउंड में, इन क्यारियों में वह अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागम भाग किया करेगा। अरे बाप रे, मेहनत से संवारे हुए इस छोटे बगीचे का सत्यानाश कर देगा। हाँ, केसर केसर को कहकर रखना पड़ेगा कि दरवाजों का खास ख्याल रखे। बाकी बाकी काम धाम तो चलेंगे, पर हम कहीं खुले रहे और बाबा जनाब भैया भैया खिसक कर बाहर पहुंच गए तो सब मुसीबत हो जाएगी। बाबूजी हमारी जान ही ले लेंगे। दीदी, 1 मिनट के लिए अपनी फ्लाइंग रानी को जरा रोको। रानी? कैसी रानी? अरे राजा आएगा, राजा। और सुन, ये सब फ्लावर पॉट अब किसी ऊंची जगह रख देने पड़ेंगे, नीचे कोई चीज पड़ी नहीं रहेगी। हाँ सुन, आज से अनुपम को कह देना सिगरेट पीना छोड़ दे। उसने यहाँ वहाँ सिगरेट के जले टुकड़े फेंक दिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, इसका सबका इंतजाम करना पड़ेगा। सुरेखा ने उठकर लीना के मुंह पर हाथ रख दिया। लीना, लीना दीदी, जरा सब्र कीजिए। आप तो पागल हुई गई हैं, सबको पागल कर देंगी। तू जानती है सुरेखा, मैं उसका नाम क्या रखूंगी? अपूर्व। अनुपम तथा अपूर्व कहकर लीना पल भर के लिए मौन हो गई। फिर पुनः कुछ सोचती हुई धीमे से बोली, एक बात कहूँ सुरेखा, आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज तुझसे मांगना चाहती हूँ। क्या दीदी, कहिए ना। मुझे अपना अपूर्व दे दे। मैं उसे बेटा समझूंगी, उसे अपने हृदय से चिपका कर रखूंगी। सुरेखा ने धीरे से लीना का चेहरा उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपूर्व आपका ही है दीदी। और दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। लीना का मन अब एक अजीब उत्साह से भर गया। उसकी नीरस जिंदगी में जैसे सहसा किसी ने प्राण फूंक दिए। मुरझाए हुए पौधे में फिर से जीवन आ गया। उसका हर क्षण खुशी से उछलकता रहा। धीमे स्वर में ना जाने कौन से भूले बिसरे गीत गुनगुनाती रहती। घर में भी खूब मौज मस्ती करती। केसर से कहकर मनपसंद खाना बनवाती और बाबूजी के साथ घंटों हंस हंस कर बतियाती। ऑफिस में भी अकारण हंस पड़ती। एक बार तो रमीला ने उसे टोक ही दिया, अरे लीना, तू तो इतनी खुश है जैसे माँ तू बनने वाली है। धरती से 2-4 फुट ऊंचे चलने लगी है। हाँ, इसमें क्या शक है, माँ तो मैं ही बनूंगी। अपूर्व मेरा ही बेटा होगा, समझी? लीना ने गर्व से फूलकर कुप्पा होकर कहा। घर में भी बस उसे अपूर्व ही अपूर्व याद रहता। बाबूजी से वह कहती, बाबूजी आपको आखिरी बार चिता रही हूँ, अपने कागजों का यह पुलिंदा उठाकर कहीं और रख लीजिए। बाद में ना कहिएगा यह फट गया है, यह नहीं मिल रहा, वह नहीं मिल रहा। चाहिए तो मैं आपके लिए एक छोटी सी शेल्फ बनवा देती हूँ। और केसर, तू अपनी आदत नहीं सुधारेगी शायद, जगह जगह फ्लावर पॉट। एक भी टूटा ना तो समझ लूंगी। केसर मजाक में कहती, अभी पहले उसे आने तो दीजिए, सब हो जाएगा ठीक ठाक। सुनकर लीना खींच उठती, तुम लोगों के स्वभाव में आलस भर गया है, अभी से ध्यान न रखूं तो कभी सुधरोगे नहीं। और केसर साड़ी का आंचल मुंह में ठूसकर हंसती हुई भाग जाती। कुछ भी काम ना होता तो भी लीना को फुर्सत नहीं रहती। उसका मन ना जाने किन किन विचारों में उलझा रहता। ऑफिस से छूटते ही तुरंत घर की ओर भागती। हरिदास पोर्च में बैठे हुए उसकी प्रतीक्षा करते होते। बिना कपड़े लत्ते बदले ही वह पर्स समेत उनके करीब डट जाती। फिर थोड़ी बहुत ऑफिस की बात, आज के विशेष समाचारों की चर्चा, व फिर बात घूम फिर कर अपूर्व पर आ जाती। उसका पालना किस कमरे में रखा जाएगा, उसके नीचे वह डनलप की मुलायम छोटी सी गद्दी डलवाएगी। अपूर्व के लिए विशेष रूप से बनवाया गया छोटा सा कबाड़ किस तरह रखना ठीक होगा। सुरेखा की दवाइयाँ उस ऊंची गोल टेबल पर ही रखनी होगी, बड़ी भी हैं। अपूर्व के ड्राफ्ट्स, पाउडर, फीडिंग बॉटल्स वगैरह भी तो उस पर आ जाएंगे। और वह उन्मादिनी की भांति बोलती ही रहती। कई बार केसर थाली परसकर उसे खाने के लिए बुलाती, तब कहीं जाकर वह हाथ मुंह धोने के लिए उठती। हरिदास अत्यंत दिलचस्पी से उसकी बातें सुनते और भीतर ही भीतर सुलगता हुआ उनका हृदय उन बातों को सुनकर राहत महसूस करता। एक तो अपनी अपंगता का दुख, ऊपर से लीना के व्यथित हृदय के रुदन से वे अनभिज्ञ नहीं थे। कई बार परोक्ष अपरोक्ष रूप से वे लीना को समझाने की चेष्टा करते, अपने ना रहने के बाद की स्थिति की चर्चा करते, किंतु लीना थी कि सारी बातों को हवा में उड़ा देती। उन्हें लगता लीना शादी कर ले और अपना घर बसा ले, तब उन्हें संतोष मिल पाएगा और वे शांति से मर सकेंगे।